हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? होप सो बहुत अच्छा आप तेरी सैलरी होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडेस 38 का रिवीजन कराऊंगा। इंडेस 38 का नाम है इंटेंजिबल असेट्स। मैं आपको इस इंडेस के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, 100% कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। लेकिन जो बोलने की स्पीड है नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडेस 38 इंटेंजिबल असेट। देखिए, अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें, इंटेंजिबल असेट क्या होती है, तो सर इंटेंजिबल असेट वो असेट होती है जो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये डेफिनेशन ना एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जैसे बैंक बैलेंस है वो भी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होता है। ट्रेड रिसीवेबल, सर उसका बैलेंस भी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होता है। नहीं सर, ट्रेड रिसीवेबल तो फिजिकली अवेलेबल होता है। देखिए, मान लो मैंने रिलायंस कंपनी को गुड्स बेच दिए, तो रिलायंस कंपनी क्या बन गया सर? ट्रेड रिसीवेबल। तो सर रिलायंस कंपनी एक लीगल एंटिटी है सर, वो फिजिकली अवेलेबल कहाँ पे है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी सर। जैसे बैंक बैलेंस है सर, बैंक बैलेंस बैंक की साइड से एक गारंटी है कि हमें उतने पैसे बैंक से लेने हैं। तो सर फिर ये जो असेट है ये आपकी इंटेंजिबल असेट क्यों नहीं होती? देखिए, इंटेंजिबल असेट की मैं आपके साथ कंप्लीट डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, उसके बाद सर आपको ऑटोमेटिक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये असेट इंटेंजिबल असेट क्यों नहीं होती। ठीक जी सर, आइए शुरू करते हैं। इंटेंजिबल असेट सर वो असेट है जो आइडेंटिफिएबल है, नॉन मॉनेटरी है एंड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है। इंटेंजिबल असेट सर वो असेट है जो आपका आइडेंटिफिएबल है, नॉन मॉनेटरी है एंड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है। सर इंटेंजिबल सेट को हम एज ए इंटेंजिबल सेट रिकॉर्ड कर लेंगे, एज ए सेट रिकॉर्ड कर लेंगे अगर दो कंडीशन क्वालिफाई होती है। पहली कंडीशन सर, असेट को यूज करके एंटिटी को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। और सेकंड सर, जो सर इंटेंजिबल सेट है उसकी कॉस्ट का एंटिटी क्या करेगी? रिलायबली मेजर कर पाएगी। ठीक है जी सर। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इंटेंजिबल सेट सर वो सेट होती है जो आपकी 5 करेक्टरिस्टिक पूरी करती है। ठीक जी सर, एक काम करते हैं, मैं इन 5 करेक्टरिस्टिक को डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं। आइए यहां पे एक एग्जाम्पल बनाते हैं, उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि जो अपना बैंक बैलेंस है, ट्रेड रिसीवेबल है, ये इंटेंजिबल असेट क्यों नहीं है। ठीक जी सर, यहाँ पे मैं कुछ असेट के नाम लिखूंगा, आइए डिस्कस करते हैं। जैसे सर सबसे पहले आपका आ गया सॉफ्टवेयर, पेटेंट, गुडविल, बिल्डिंग, स्टॉक, बैंक बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल, सर आपका डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक जी सर। इंटेंजिबल असेट सर वो असेट होती है जो आइडेंटिफिएबल होती है, नॉन मॉनेटरी होती है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होती है, और सर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे एज ए असेट अगर सर उस असेट को यूज करने से फ्यूचर में बेनिफिट ड्राइव होंगे, और सर आपकी का जो असेट के ऊपर कॉस्ट इनकर्ड हुई है सर हम उसको रिलायबली मेजर कर पाए। ठीक जी सर। आइए अब सर 5 करेक्टरिस्टिक निकल के आती है एक इंटेंजिबल असेट में। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है सर आपका असेट जो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होनी चाहिए। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का मतलब क्या है कि सर जो असेट हम उसे टच नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते। ठीक जी सर। सॉफ्टवेयर सर आपका विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, पेटेंट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, गुडविल विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, बिल्डिंग का फिजिकल सब्सटेंस होता है, इसलिए सर बिल्डिंग आपकी इंटेंजिबल असेट नहीं है। ठीक जी सर। स्टॉक सर फिजिकल सब्सटेंस होता है, इंटेंजिबल असेट नहीं है। बैंक बैलेंस विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, ट्रेड रिसीवेबल सर विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सर आपका विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ठीक जी सर। सेकंड कहता है सर जो असेट है ना उससे हमें फ्यूचर में सर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। सर बेनिफिट दो तरीके से आ सकते हैं, या तो सर अपनी इनकम इंक्रीज होगी या सर एक्सपेंडिचर डिक्रीज होंगे। ठीक जी सर। सॉफ्टवेयर से सर फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे। सर आपका जो पेटेंट है उसको यूज करके सर फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे। सर गुडविल है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे। बिल्डिंग सर ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, स्टॉक ऑलरेडी बाहर हो चुका। बैंक बैलेंस सर फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे। ट्रेड रिसेबल सर फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे। सर आपका डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सर फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे। ठीक जी सर। थर्ड कहता है सर जो इंटेंजिबल सेट है वो नॉन मॉनेटरी होनी चाहिए। नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है सर जिसका अमाउंट किसी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं होता। अब मेरी बात समझिए, मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लेता हूँ। ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है जी सर। यहाँ पे सर बिल्डिंग है 1 लाख की, चलो 10 लाख कर लेते हैं। ठीक है जी सर, 10 लाख की बिल्डिंग है। अब सर जितना अमाउंट मैंने यहाँ पे बुक्स में दिखा रखा है, क्या ये अमाउंट सर इतना क्लेमेबल है?
मतलब मैं अगर आज बिल्डिंग को बेचूं तो क्या इतना ही पैसा मिलेगा? क्या ये डिटरमाइन है? क्या ये अंडर किसी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है? नहीं सर। तो ये सर अपना नॉन मॉनेटरी होगी। ठीक जी सर। सर जैसे मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास एक कार थी, मैंने उस कार को बेच दिया और सर सामने वाली पार्टी से मेरे को 2 लाख रुपए लेने कार के अगेंस्ट ना, तो ट्रेड रिसीवेबल कितने से आ जाएगा? 2 लाख से। अब सर जितना अमाउंट मैंने बुक्स में दिखा रखा सर उतना ही मैं क्या करूंगा सर, थर्ड पार्टी से अमाउंट क्लेम करूंगा। तो सर ये बन गया मॉनेटरी। तो इंटेंजिबल सेट सर नॉन मॉनेटरी होनी चाहिए, ना कि मॉनेटरी। जैसे सर सॉफ्टवेयर है सर, अगर मेरी बुक्स में सर सॉफ्टवेयर है 3 लाख का, तो सर मैं किसी थर्ड पार्टी से सर 3 लाख क्लेम नहीं कर सकता सर, ये नॉन मॉनेटरी होगी। तो इंटेंजिबल सेट की सर जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है वो क्या है सर, असेट ना नॉन मॉनेटरी होनी चाहिए। अब देखिए सर, सॉफ्टवेयर सर नॉन मॉनेटरी, पेटेंट्स नॉन मॉनेटरी, गुडविल नॉन मॉनेटरी, बिल्डिंग ऑलरेडी बाहर है, स्टॉक ऑलरेडी बाहर है, बैंक बैलेंस सर ये क्या है आपका सर, नॉन मॉनेटरी नहीं है, ये मॉनेटरी है, क्योंकि इसका अमाउंट सर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है। अगर मेरी बुक्स में बैंक बैलेंस आ रहा है तो सर इतना अमाउंट सर मैं बैंक से क्लेम करूंगा। ठीक जी सर, मेरे पास सर राइट है क्लेम करने का। ट्रेड रिसीवेबल सर अमाउंट फिक्स है। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सर आपका सर नॉन मॉनेटरी। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कंडीशन है इंटेंजिबल सेट शुड बी आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है कि सर वो असेट ना सेपरेट हो पाए। इट मीन्स क्या है कि सर हम उस असेट को यूज करके इंडिपेंडेंट मतलब इंडिविजुअल या सर ग्रुप ऑफ असेट के साथ सर उसे यूज करके सर कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। असेट को सर हम एक्सचेंज कर सकते हैं, सर असेट को हम सेल कर सकते हैं, असेट को हम सर रेंट पे दे सकते हैं। तो सर इंटेंजिबल सेट क्या होनी चाहिए सर, आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए। देखिए सर सॉफ्टवेयर आइडेंटिफिएबल है सर, पेटेंट आइडेंटिफिएबल है सर, गुडविल क्या है इंडिविजुअल बेस पे सर आइडेंटिफिएबल नहीं है, लेकिन ग्रुप में सर क्या आइडेंटिफिएबल है। बिल्डिंग बाहर है, स्टॉक बाहर है, बैंक बैलेंस बाहर है, ट्रेड रिसीवेबल बाहर है। सर डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सर, अगर मान लो मैंने क्या किया एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर इनकर किया, तो क्या सर मैं उस एक्सपेंडिचर को बेच सकता हूं? नहीं सर, मैं उसे तो बेच नहीं पाऊंगा। तो सर क्या हो जाएगा, ये सर बाहर हो गया। ठीक जी सर। चलें हाँ जी सर। लास्ट में कहता है इंटेंजिबल सेट के ऊपर सर क्या होना चाहिए, अपना कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, असेट को यूज करके बेनिफिट ड्राइव करने की पावर है और किसी और एंटिटी को सर उस बेनिफिट को ड्राइव करने से आप रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो सर सॉफ्टवेयर कंट्रोल है सर, पेटेंट कंट्रोल है सर, गुडविल के ऊपर सर अपना कंट्रोल है, क्योंकि सर गुडविल की वजह से जो बेनिफिट मिलेंगे सर हम उसे सर इंजॉय करेंगे और किसी और को सर उन बेनिफिट को लेने से हम रोक सकते हैं। ठीक जी सर। बिल्डिंग सर अपना बाहर है, स्टॉक बाहर है, बैंक बैलेंस बाहर है, ट्रेड रिसीवेबल बाहर है सर, ये दोनों बाहर क्यों, क्योंकि ये मॉनेटरी होते हैं। ठीक जी सर। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सर बाहर है। ठीक जी सर। चलिए देखिए जो इंटेंजिबल असेट है सर वो 5 करेक्टरिस्टिक पूरी करेगी। ठीक, अगर कभी भी सर किसी भी स्टेज पे एक भी करेक्टरिस्टिक फेल हो जाती है तो सर फिर हम उसे इंटेंजिबल आइटम मान के सर एज ए खर्चा मान के पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। अब कई बार स्टूडेंट क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि इंटेंजिबल सेट में ना 5 करेक्टरिस्टिक, अगर एक भी करेक्टरिस्टिक फेल होगी तो सर वो क्या बन गई, बच्चे बोलते हैं सर टेंजिबल। टेंजिबल थोड़ा बन जाएगी। मान लो मेरे पास सर टैली का सॉफ्टवेयर था, आज वो एक्सपायर हो गया, तो सर क्या सॉफ्टवेयर फट के सर कंप्यूटर बन जाएगा? नहीं सर। तो इसका मतलब क्या सर, वो एक इंटेंजिबल आइटम बन जाएगी। इट मीन्स क्या सर, वो एक एक्सपेंडिचर है, हम उसे एसेट ना दिखा के सर क्या करेंगे, पिनल अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे। ठीक, इमीडिएटली। ठीक जी सर। देखिए कभी कभी क्या होता है सर, हम लोग ना टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट को एक साथ परचेज करते हैं। अब सर जब हम उसे एक साथ परचेज करते हैं तो हमें सर जो अमाउंट है वो टेंजिबल रिकॉर्ड करना चाहिए, इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना चाहिए। कहता सर ये डिपेंड करेगा सर कि आपका मटेरियल अमाउंट किसका है। ठीक, एग्जांपल के तौर पे बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। सर मैंने क्या किया, मैंने ना सर लैपटॉप परचेज किया। अब जो लैपटॉप मैंने परचेज किया सर उसमें सर कुछ जनरल सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो यहाँ पे सर ऑब्जेक्टिव क्या सर, लैपटॉप परचेज करना। सर मटेरियल अमाउंट किसका सर, लैपटॉप का, तो मैं क्या करूंगा सर उसे एज ए टेंजिबल सेट रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक जी सर। सर अगर अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल सेट मटेरियल है तो हम लोग क्या करेंगे सर, इंटेंजिबल सेट रिकॉर्ड कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे सर जैसे मान लो मैंने क्या किया, टैली का सॉफ्टवेयर परचेज किया और मैंने उसको बोला भाई साहब अब इस टैली के सॉफ्टवेयर को किसी ड्राइव में दे दो। उन्होंने क्या किया सर, मेरे को ना पेन ड्राइव में दे दिया। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है सर, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है सर आपका सॉफ्टवेयर परचेज करना, लेकिन उसको कैरी करने के लिए सर क्या होगा, टेंजिबल एसेट भी साथ में आएगी। इसलिए सर मटेरियल अमाउंट इंटेंजिबल एसेट का तो मैं क्या करूंगा, पूरे अमाउंट को सर एज इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक जी सर। सर कभी कभी क्या होता है, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट दोनों का अमाउंट मटेरियल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, टोटल अमाउंट को सर टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट में सर एलोकेट कर लेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे सर हमने क्या किया, हमने ईआरपी पैकेज लिया, कुछ लाइसेंस लिए और सर साथ में कुछ लैपटॉप लिए। तो सर यहाँ पे मटेरियल अमाउंट है सर तीनों सेट का, तो हम लोग क्या करेंगे, ईआरपी पैकेज को एज ए इंटेंजिबल सेट रिकॉर्ड करेंगे, सर लाइसेंस को एज ए इंटेंजिबल सेट रिकॉर्ड करेंगे और सर जो हमने लैपटॉप परचेज किया सर उसे एज ए टेंजिबल सेट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक जी सर। सर इंटेंजिबल सेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कहता सर
दो स्टेज पे, इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब है बुक्स में पहली बार जब हम रिकॉर्ड करेंगे कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब है सर बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे सर हम उसे किस वैल्यू पे दिखाएंगे। ठीक है जी सर। कहता है इनिशियली सर हम लोग क्या करेंगे, प्राइमा फेसी इंटेंजिबल एसेट को सर हम कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करेगा। ठीक जी सर। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सर क्या था, सारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इनिशियली कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होती थी। ऐसे सर इंटेंजिबल एसेट सर कुछ केस में सर वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं होगी, हाँ प्राइमा फेसी में कॉस्ट पे कह सकता हूँ, लेकिन सर ये केस टू केस डिपेंड करेगा। ठीक जी सर। अब इंटेंजिबल एसेट को सर हमने कैसे एक्वायर किया, कहता सर आपने परचेज कर लिया। अगर हमने परचेज किया तो सर हम लोग क्या करेंगे सर, उसे कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहता सर जो भी आपका परचेज प्राइस है, हाँ अगर आपने कोई टैक्स वगैरह पे किया है और वो नॉन रिफंडेबल नेचर का, नॉन रिकवरेबल नेचर का, तो सर उसे कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। लेकिन सर अगर वो रिकवरेबल नेचर का, रिफंडेबल नेचर का, तो सर हम क्या करेंगे, उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक जी सर। सर इंटेंजिबल एसेट सर ऐसी होती है जिसका वैल्यूएशन कराना पड़ता है सर। कई बार जैसे क्या होता है, मैं कहता हूँ सर इतनी वैल्यू बनेगी एज ए बायर, सेलर कहते हैं इतनी वैल्यू बनेगी, मैंने कहा एक काम करते हैं टेक्निकल बंदे से इसका वैल्यूएशन करा लेते हैं। तो सर जो उसकी वैल्यू आई सर, ठीक, उसके लिए हमने क्या किया सर, वैल्यूएशन कराया। तो वैल्यूएशन का एक्सपेंडिचर सर मैंने पे किया, ठीक, तो सर मैं क्या करूँगा, उसे ऐड कर दूंगा। सर रजिस्ट्रेशन कराया मैंने, सर ऐड कर दूंगा। सर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो सर असेट को उस पोजीशन में लाने के लिए सर इनकर्ड किया जाता है, टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक जी सर। तो हम क्या करेंगे सर, उसे कैपिटलाइज कर देंगे। ये ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है सर जैसा हमने इंडिया 16 में डिस्कस किया था। ठीक जी सर। देखिए सर क्या होता है, अगर मान लो मैंने डेफर्ड पेमेंट की है तो उस केस में सर मैं क्या करूंगा, लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह सर कैश प्राइस के बराबर सर कॉस्ट रिकॉर्ड कर लूंगा, और जो भी डिफरेंस होगा सर किसमें, कॉस्ट में और आपका कैश प्राइस में, सर उसे इंडेस 23 के अकॉर्डिंग डील करूंगा। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर देखिए क्या हुआ, मैंने एक एंटिटी एक्वायर कर ली, बिजनेस कॉम्बिनेशन बन गया। हाँ जी सर। अब सर जब मैं एंटिटी को एक्वायर करता हूं तो उस एंटिटी के पास जितनी इंटेंजिबल एसेट है सर, मैं उसे क्या करूंगा, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करूंगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान देना, यहाँ पे कॉस्ट पर रिकॉर्ड नहीं होगा सर, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा। ठीक जी सर। सर इंटेंजिबल एसेट अगर मैं एक्सचेंज में एक्वायर करता हूं तो सर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जैसा हमने इंडिया 16 में डिस्कस किया था। ठीक जी सर। सर देखिए इंटेंजिबल एसेट वो होती है सर जो सर आपका 5 करेक्टरिस्टिक पूरी करते हैं। ठीक जी सर। अब इंटेंजिबल एसेट को सर मैं कई बार सेल्फ जनरेट करता हूँ। ठीक है जी सर। सर सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट जो है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक वो सर जो वक्त के साथ जनरेट होती है, और एक वो सर जो हम खुद जनरेट करते हैं। ठीक जी सर। हालांकि जो असेट सर वक्त के साथ जनरेट होते हैं ना, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट भी होती है, लेकिन सर इंडिया 38 ये कहता है आप उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। देखिए बात सुनिए ध्यान से ना सर, इस कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से एक्सप्लेन करता हूं। एक है सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हम सेल्फ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक जी सर। सर अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हम सेल्फ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सर, उसे कैपिटलाइज कर देते हैं एट कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा सर हमने इंडिया 16 में डिस्कस कर लिया था। लेकिन सर जो इंटेंजिबल असेट है ना, उसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि सर इंटेंजिबल असेट ना पता नहीं डेवलप हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी। अब जैसे सर महामारी आ गई, एक कंपनी ने क्या किया सर, वैक्सीन को डेवलप किया। ठीक जी सर। अब सर वो वैक्सीन को जो डेवलप कर रही है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वैक्सीन डेवलप हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, मतलब वैक्सीन का फॉर्मूला डेवलप हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। तो सर टेंजिबल असेट की नेचर ऐसी होती है सर, वो अल्टीमेट बन जाएगी। हाँ ये हो सकता है सर क्वालिटी वाली सेट ना बने तो सर हम उसको डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करके सर उसे जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक, लेकिन सर असेट बन जाएगी। लेकिन इंटेंजिबल असेट की सर कोई गारंटी नहीं होती कि असेट बनेगी या नहीं बनेगी सर, इसलिए ना इंटेंजिबल असेट जो हम सेल्फ जनरेट करते हैं सर, उसको रिकॉर्ड करने के लिए सर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक जी सर। देखिए इंडिया 38 ये कहता है कि ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो सेल्फ जनरेटेड होती है वो दो टाइप की होती है। एक वो सर जो वक्त के साथ डेवलप होती है, हम उन एसेट को बोलते हैं जिसके ऊपर हमने कोई भी कॉस्ट इनकर्ड नहीं की। ठीक जी सर। एक वो सर जिसे हम डेवलप करते हैं, हम उन एसेट को बोलते हैं जिसके ऊपर हमने कॉस्ट इनकर्ड की। ठीक जी सर। पहले बात करते हैं उन एसेट की सर जिनके ऊपर हमने कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं की, सर हम ऐसे एसेट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक जी सर। सर ऐसा हो सकता है कि इन एसेट के ऊपर हमने कोई खर्चा किया हो, जैसे मान लो ब्रांड नेम है, हमने सर उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या किया, उसके ऊपर सर खर्चा किया। ठीक, तो सर ये माना जाता है कि अगर आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड भी किया ना इन एसेट के ऊपर, तो सर आपने बिजनेस डेवलपमेंट का खर्चा किया। ठीक, और उसे हम क्या करेंगे, पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना सर, ये रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगा रखी है क्योंकि इंटेंजिबल एसेट सर बहुत सारी ऐसी होती है जो वक्त के साथ डेवलप होती है, हालांकि हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन सर हमारी इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसका वैल्यूएशन कितना है सर हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और पूरे इंडिया की दुनिया में ना सर अगर हम लोग अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे, अगर सर हम अमाउंट को रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे, मेरी वर्डिंग सुना, अगर हम असेट का रिलायबल एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे, अगर सर हम असेट को रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बता दूं हम सर उस अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक जी सर।
इंटेंजिबल एसेट सर जो सेल्फ जनरेटेड है उसमें सर एक कैटेगरी जिसके ऊपर हमने कोई कॉस्ट इनकर नहीं की, हम उसे सर कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे सर एग्जांपल के तौर पे आपका गुडविल हो गया, ब्रांड नेम हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, सर आपका मास्ट हेड हो गया। मास्ट हेड हो सर जैसे आपका न्यूज़पेपर वगैरह पे लोगो होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक जी सर। आपका सर पब्लिशिंग टाइटल हो गया, कस्टमर लिस्ट एंड आपका आइटम सिमिलर इन सब्सटेंस, ठीक जी सर। अब एक स्टूडेंट की क्वेरी आई सर, जैसे मान लो हमने ब्रांड नेम को रजिस्टर कराया, उसके बाद हमने कॉस्ट इनकट कर दी, तो सर हम उसे बिजनेस डेवलपमेंट का खर्चा मानेंगे। आपको मैं इसका रीजन बताऊं, देखिए अगर हमने सर ब्रांड नेम को रजिस्टर कराया तो सर जो रजिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर हमने इनकट किया होगा ना, वो बड़े नॉमिनल अमाउंट होगा सर इन कंपैरिजन तो सर जो उसके का वक्त के साथ वैल्यूएशन आएगा। अब जैसे रिलायंस कंपनी की जो ब्रांड नेम की वैल्यू सर वो वक्त के साथ डेवलप हुई होगी, ठीक जी सर। हाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट रही होगी, लेकिन इन्वॉल्वमेंट की वजह से सर कितना अमाउंट मेजर हो पाएगा सर वो एस्टिमेट नहीं लग सकता, इसलिए सर वो क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक जी सर। एक बच्चे क्वेरी आती है सर, मान लो हमने कंपनी का ब्रांड नेम परचेज कर लिया, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे सर, आप तो मना कर रहे हो। बेटा मैं मना कर रहा हूँ, अगर सेल्फ जनरेटेड है, अगर सर हमने परचेज किया तो फिर यहाँ पे नहीं आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़े, हाँ जी। एक वो इंटेंजिबल सेट होती है सर जो हम क्या करते हैं सेल्फ जनरेट करते हैं, उसके ऊपर हम कॉस्ट इनकट करते हैं सर। ऐसे सेट को हम लोग क्या करते हैं सर रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर, देखिए जो असेट सर सेल्फ जनरेटेड है जिसके ऊपर हमने कॉस्ट इनकट की, जैसे आपका वेबसाइट होगी, आपका पेटेंट हो गया, ठीक जी सर, आपका सॉफ्टवेयर हो गया सर, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर, कहता है आप क्या करेंगे जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकट किया ना उन सेट के ऊपर आप उसे दो कैटेगरी में बांट लेंगे, एक रिसर्च फेज एक डेवलपमेंट फेज, ठीक। रिसर्च फेज का खर्चा आप पिनल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, डेवलपमेंट फेज के खर्चे को आप कैपिटलाइज करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट। इट मींस क्या है, जितना हमने डेवलपमेंट पे अमाउंट इनकट किया है, जैसे मान लो सर हमने डेवलपमेंट पे अमाउंट इनकट किया 1 लाख, हम उसे कैपिटलाइज कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट। एक्सपेक्टेड बेनिफिट सर कैसे कैलकुलेट होगा, कहता है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट होगा आपका एज पर इंड 36। रिकवरेबल अमाउंट सर हायर ऑफ 2 होता है। एक अगर आप असेट को यूज करते तो वैल्यू यूज कितनी आएगी, अगर आप उसको बेचते तो नेट सेलिंग प्राइस कितना आएगा, ठीक जी सर। जो भी इसमें से हायर होगा बाकी डिटेल में डिस्कस हम लोग इंडिया 36 में करेंगे, ठीक जी सर। अब सर हमने 1 लाख का अमाउंट इनकट कर दिया डेवलपमेंट फेज पे, और सर मान के चलते हैं सर जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट वो 80,000 है, तो हम लोग क्या करेंगे 80,000 कैपिटलाइज करेंगे, 20,000 का अमाउंट सर पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे एज ए इम्पेयरमेंट लॉस एज पर इंडिया 36, ठीक जी सर। सर जैसे मान लो क्या होता है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट थे अपने 130 के, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर 1 लाख से कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक जी सर। सर रिसर्च फेज डेवलपमेंट फेज ये सब क्यों कर रखा है इंटेंजिबल असेट के केस में ना सर, क्योंकि इंटेंजिबल असेट की ना गारंटी नहीं होती कि डेवलप हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसलिए सर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट फेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम डेवलपमेंट फेज कब मान के चलेंगे, कहते हैं जब पायरेट हो जाएगा। पायरेट बेसिकली क्या सर 6 कंडीशन है, और मैंने सर एब्रीवेशन बना रखी, ठीक जी सर। अब आइए ये जो 6 कंडीशन है अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा तो सर आपको सर समझ में तो आ जाएगा, लेकिन एक वो जो क्लैरिटी होती है ना कॉन्सेप्ट की वो नहीं आ पाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखना बड़े हाई लेवल की क्लैरिटी आएगी और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, और आपको इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा रिसर्च फेस और डेवलपमेंट फेस को इसलिए अलग अलग कर रखा, ठीक जी सर। सर क्या होता है, मान लो सर हमारी फेस टू फेस की क्लासेस चलती थी, ठीक है जी सर, मान लो आज भी चलती है, 1 मिनट के लिए ऐसे मान लो, ठीक है, फेस टू फेस की क्लासेस चलती, ठीक जी सर। और सर यहाँ पे हमारा ऑफिस है। अब सर हमें क्या करना होता है सर क्लास को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग भी साथ साथ करते हैं सर, 2 बंदे यहाँ पे चाहिए होते हैं सर, 2 बंदे सर यहाँ पे चाहिए होते हैं सर, 3 से 4 स्टाफ सर ऑफिस के अंदर है, ठीक जी सर। सर ऑफिस का रेंट जा रहा है। हमने एक दिन डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम ना एक तो जो क्लासरूम है इसे हाई टेक्नोलॉजी के बेस पे बनाते हैं, ठीक जी सर। सेकंड हम क्या करते हैं, जो ये स्टाफ है इनको नोटिस दे देते हैं, इनको हटा देते हैं, ये स्टाफ है इनको हटा देते हैं, ऑफिस बंद कर देते हैं, और एक काम करते हैं फेस टू फेस के रजिस्ट्रेशन में ना वेबसाइट के थ्रू लेंगे, ठीक जी सर। और वेबसाइट के थ्रू सर हम लोग क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन लेंगे, ठीक जी सर। मान लो सर हमारी वेबसाइट भी बनी हुई है, क्योंकि मेन मेरे को सर वेबसाइट डेवलप नहीं करानी, मेरे को मेन सर क्या करना क्लासरूम को सर अपडेट करना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक जी सर, अपग्रेड करना है। तो हमने क्या किया सर, हमने ये कहा कि कोई भी स्टूडेंट अब जो फेस टू फेस का रजिस्ट्रेशन कराएगा वो हमारी इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराएगा, ठीक। और फेस टू फेस का वहां पे बैच होगा, और आपके पास एक इनवाइस आएगा, इनवाइस में एक बार कोड आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे इन बंदों को भी हटा देंगे, और यहाँ पे सर गेट पे ही क्या होगा, जैसे स्टूडेंट पहली बार एंट्री करेगा ना तो बार कोड उसके पास होगा, मतलब इनवाइस होगा, तो सर ये गेट खुल जाएगा, और यहीं पे सर एक हमने अलमारी रख रखी मान लो, ठीक है, वहां से सर क्या होगा बुक बाहर आ जाएगी एक, वहां पे सर मतलब ऐसे लगा लो कि एक रैक टाइप का बन जाएगा, और वहां पे सर उस रैक में बुक आ जाएगी, स्टूडेंट बुक लेके बैठ जाएगा क्लास के अंदर, ठीक। अगर कोई स्टूडेंट सर रॉन्ग एंट्री करेगा तो आवाज आएगी रॉन्ग एंट्री रॉन्ग एंट्री। सिर्फ हमें ये स्टाफ चाहिएगा क्लास मैनेज करने के लिए, बाकी सर हम बाकी सबको हटा देंगे, ठीक है जी सर। अब सर ये सब हम ना प्लान कर रहे हैं, डेवलप नहीं कराया अभी ना, प्लान कर रहे हैं, ठीक जी सर। अब सर जब हम इसको प्लान कर रहे हैं तो लोगों के साथ मीटिंग करेंगे,
हम अपना प्रपोजल देंगे, उनका प्रपोजल आएगा कि कितना अमाउंट लगेगा, क्या ये चीज़ फिजिबल हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो सर ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ना, ये रिसर्च फेज कहलाएगी। ठीक जी सर। इसलिए सर जो भी, मान लो मैंने 10 लोगों के साथ मीटिंग की, अब उसमें से मैंने एक फाइनल करना, तो सर जो 10 लोगों के साथ मैंने मीटिंग की वहाँ पे जो मेरा खर्चा हुआ है, सर जब असेट मेरी डेवलप होगी उससे रिलेटेड तो वो खर्चा है ही नहीं। इसलिए सर रिसर्च फेज का खर्चा हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं। अब डेवलपमेंट फेज कब मान के चलें, कहता है जब 6 कंडीशन पूरी हो जाएगी। पहली कंडीशन कहता है इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे। सर बिल्कुल बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि सर जो फ्यूचर में बेनिफिट होते हैं सर वो या तो इनकम इंक्रीज के रूप में आते हैं या सर एक्सपेंडिचर डिक्रीज के रूप में आते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा सर, ये एक्सपेंडिचर अपने बच जाएंगे। ठीक जी सर। हाँ, हालांकि डेप्रिसिएशन वगैरह बढ़ जाएगा, तो नेट अगर देखें सर हमें बेनिफिट मिल रहा है। ठीक जी सर। सर आई का मतलब है कि मैनेजमेंट की इंटेंशन हो असेट को कंप्लीट करने की, मैनेजमेंट की इंटेंशन हो कंप्लीट करने की। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ना R&D कर रहे हैं, देख लेंगे यार। तो सर फिर आप डेवलपमेंट फेज पे नहीं पहुंचे सर। वी आर सीरियस अबाउट इट ना, और हमने डेवलपर को बोल दिया कि साहब आप इसको डेवलप कीजिए, हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक जी सर। आर का मतलब सर आपके पास रिसोर्स हो, पता लगे सर ये काम 10 करोड़ का है और मेरे पास है ही 2 करोड़ रुपए और लोन भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, रिसोर्स ही नहीं सर, फाइनेंशियली टेक्निकली सर रिसोर्स अवेलेबल हो। सर मान लो सर मैं यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करा रहा हूँ, ठीक है जी सर, मैंने बोला कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें इसके अंदर आनी चाहिए, वो चीज़ प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं। ठीक, तो फिर सर डेवलपमेंट फेज नहीं। ठीक, ए का मतलब सर अपने पास क्या हो सर, एबिलिटी हो उसको यूज करने की, पता लगे असेट रेडी हो गया है बट हम उसे सर यूज ही नहीं कर पाएंगे, उसे सेल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक जी सर। टी का मतलब सर टेक्निकल फिजिबिलिटी हो। अब जैसे सर मान लो मैंने क्या किया, डेवलपर को बोला भाई साहब ऐसा है, मेरी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप एक काम करो, जब मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखूंगा, स्क्रीन पे कुछ लिखूंगा ना, तो जैसे ही मैं कुछ लिखना स्टार्ट करूंगा तो मैं मन में सोचूंगा पहले ना, तो जैसे मैं माइंड में सोचता हूँ अपने आप लिखा जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो। वो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं, तो डेवलपमेंट फेस नहीं मानेंगे। ई का मतलब क्या सर, टेक्निकल, आपका टेक्निकल रिसोर्स के बारे में, टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक जी सर। ई का मतलब क्या सर, आप ना जो भी अमाउंट इसके ऊपर इनकट करेंगे, एक्सपेंडिचर इनकट करेंगे, ई का मतलब ई का मतलब एक्सपेंडिचर इनकट, जो भी सर आप एक्सपेंडिचर इनकट करेंगे ना उसको आप रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं। ठीक जी सर। चलिए हाँ जी। तो सर जब ये सारी कंडीशन पूरी जाएगी डेवलपमेंट फेस मानेंगे, और जो भी सर हम अमाउंट इनकट करेंगे डेवलपमेंट फेस उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट। ठीक जी सर। सर कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो डेवलपमेंट 4 साल चली, पहले साल सर हमने क्या किया, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे, हमने डेवलपमेंट पे 1 लाख का अमाउंट इनकट किया, एक्सपेक्टेड बेनिफिट सर 70,000 थे, हम लोग क्या करेंगे 70,000 कैपिटलाइज कर देंगे जी सर, और 30,000 सर क्या करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। नेक्स्ट ईयर सर क्या हुआ, हमने एक्सपेंडिचर इनकट किया 2 लाख का, लेकिन एक्सपेक्टेड बेनिफिट सर 5 लाख पहुंच गए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 70,000 प्लस 2 लाख, 270 का अमाउंट सर कैपिटलाइज कर देंगे, 2 लाख कैपिटलाइज पूरा कर देंगे। सर जो अमाउंट रिसर्च फेज का था P&L अकाउंट में चला गया होगा, जो अमाउंट सर डेवलपमेंट फेज में इंपेयरमेंट लॉस के नाम से आ गया, सर अगर फ्यूचर में बेनिफिट इंक्रीज हो भी गए ना ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो सर इस अमाउंट को हम कभी भी रिवर्स नहीं करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एंटिटी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि रिसर्च फेज है डेवलपमेंट फेज है, इसका मतलब क्या सर, डेवलपमेंट फेज की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो हम लोग रिसर्च फेज मानेंगे और सर उसे क्या करेंगे सर, अमाउंट जो इनकट किया उसे P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं। ठीक जी सर। सर जब भी हम लोग क्या करते हैं, इंटेंजिबल असेट पे डेवलपमेंट फेज पे खर्चा करते हैं उसे कैपिटलाइज करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट, लेकिन सर डेवलपमेंट फेज का जो खर्चा है उसमें सर कुछ खर्चे नहीं आएंगे। जैसे अगर हमने किसी न्यू प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर दिया, उसके ऊपर कॉस्ट इनकट की सर वो नहीं आएगी। ठीक जी सर। सर अगर मान लो हम बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं सर, दूसरी लोकेशन से कंडक्ट कर रहे हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो खर्चे नहीं आएंगे, एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं आएगा, प्रमोशनल एक्टिविटी का खर्चा नहीं आएगा, एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड सर नहीं आएंगे, आई मीन टू से जो रूटीन के खर्चे सर वो नहीं आएंगे। ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सर इंटेंजिबल सेट को हम इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करेंगे हमने डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं सब्सिक्वेंटली कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सर जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे ना अपने पास ऑप्शन था इधर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, सर यहाँ पे भी अपने पास ऑप्शन है इधर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। सर जो भी हम मॉडल फॉलो करेंगे हमें सर एज अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक जी सर। चलिए सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा जैसा हमने इंडिया 16 में डिस्कस किया था। ठीक, अगर इंटेंजिबल सेट को हम लोग सेल करते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो सर जो भी डिफरेंस होगा सेल वैल्यू और आपका बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट का, उसे हम क्या करेंगे P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक जी सर। बात सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं एग्जांपल के साथ में। सर हुआ क्या, मैंने एक सॉफ्टवेयर ले लिया, अब सॉफ्टवेयर सर मेरे लिए इंटेंजिबल सेट है क्योंकि मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगी, लेकिन सर ये जो सॉफ्टवेयर है ना इसमें रेगुलर अपडेट आते हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, अपडेट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को। ठीक जी सर।
जो सॉफ्टवेयर कंपनी ना, वो सर इन रेगुलर अपडेट के पैसे लेती है। मतलब वो अपडेशन तभी करेगी सर जब मैं उसको क्या करूँगा, पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, ठीक जी सर। तो सर रेगुलर अपडेट के लिए मैं पेमेंट करता हूँ। तो सर अगर मैं रेगुलर अपडेट के लिए पेमेंट करता हूँ तो सर ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट हो गया। ठीक जी सर। अगर मैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर करता हूँ इंटेंजिबल एसेट पे, तो क्या मैं उसे कैपिटलाइज करूंगा, P&L अकाउंट में चार्ज करूंगा? देखिए सर, इंटेंजिबल एसेट की नेचर ऐसी होती है कि सर उसे हमें रेगुलर अपडेट करना पड़ता है, और अगर मैं अपडेट नहीं करूंगा तो सर हो सकता है कि जो ओरिजिनल बेनिफिट थे वो भी ना मिले। इसलिए सर ओरिजिनल बेनिफिट को मेंटेन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है सर, अपडेट के ऊपर खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक जी सर। इंडेस 38 ये कहता है, अगर आप इंटेंजिबल एसेट के ऊपर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर करते हो तो आप उसे P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। इसका रीजन क्या? इसका रीजन ये है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर करने की वजह से आपके बेनिफिट कितने इंक्रीज हुए, उस बेनिफिट को सर आप रिलायबली मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि अच्छा इस अपडेट कॉस्ट की वजह से, जो हमने अपडेट के ऊपर कॉस्ट पे की अपडेट के लिए, इसकी वजह से इतने बेनिफिट इंक्रीज हुए, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इस अमाउंट को P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। अगर सर हम ऐसा आइडेंटिफाई कर पाए, रेयरली ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप ऐसा आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर कैपिटलाइज कर दो। सो बात की एक बात क्या है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंटेंजिबल एसेट्स सर शैल बी चार्ज इनटू P&L अकाउंट एक्सेप्ट रेयरली सर, जहां पे सर आप आइडेंटिफाई कर पाए बेनिफिट इंक्रीज उसकी वजह से, तो हम कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक जी सर। अब बात करते हैं सर इंटेंजिबल एसेट के एमोर्टाइजेशन की। देखिए इंटेंजिबल एसेट सर दो टाइप की होती है, एक वो जिनकी फाइनाइट यूजफुल लाइफ होती है, एक सर वो जिनकी इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ होती है। ठीक जी सर। देखिए सर पहले बात कर लेते हैं वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी फाइनाइट यूजफुल लाइफ होती है। सर फाइनाइट यूजफुल लाइफ का मतलब है कि ये एसेट इतने ईयर तक यूज होगी, तो हम क्या करेंगे सर, उतने ईयर में इंटेंजिबल एसेट को एमोटाइज कर देंगे। अब कैसे एमोटाइज करेंगे? सबसे पहले कहता सर एक्सपेक्टेड बेनिफिट की रेशो में। ठीक जी सर। अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, या आइडेंटिफाई तो कर पा रहे बट वो रिलायबल नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे सर, एसएलएम मेथड लगा देंगे। ठीक जी सर। सर इंटेंजिबल एसेट के केस में जो रेजिडुअल वैल्यू हम उसको नील मान के चलेंगे। ठीक जी सर। दो केस को छोड़ के, एक तो सर जो असेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, उसके बाद सर वो असेट मार्केट में एक्टिव होगी, बिक सकती है, तो सर हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव होगी वो, उसकी एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू फिर कंसीडर कर लेंगे। ठीक जी सर। दूसरा सर हमें थर्ड पार्टी ने गारंटी दे रखी। ठीक जी सर। हम क्या करेंगे सर, इन दो केस को छोड़ के इंटेंजिबल एसेट की सर जो स्क्रैप वैल्यू से जीरो मान के चलेंगे। ठीक जी सर। सर देखिए हर रिपोर्टिंग डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे एंटिटी क्या करेगी सर, आपका रिव्यू करेगी एमोटाइजेशन के मेथड को, यूजफुल लाइफ को, रेजिडुअल वैल्यू को। ठीक जी सर। और अगर इनमें कोई भी चेंज आता है तो सर उसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे और उसे एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानेंगे एज पर आपका इंड AS 8। ठीक जी सर। सर जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है वो अलग अलग वे में हो सकते हैं, जैसे आपका सर रिवेन्यू के रूप में हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट के रूप में हो सकता है, कैश फ्लो के रूप में हो सकता है। ठीक जी सर। अगर सर एक से ज्यादा आपका एक्सपेक्टेड बेनिफिट है तो हम लोग मोर रिलायबल के साथ सर उसे क्या करेंगे, एमोटाइज करेंगे। हाँ सर, कैश फ्लो जनरली हम क्या करते हैं, मोर रिलायबल मान के चलते हैं। ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर इंटेंजिबल असेट की यूजफुल लाइफ इनडिफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो सर हम उसे एमोटाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर उसका हमें एनुअल इंपेयरमेंट करना पड़ेगा। देखिए इंडेस 36 सर 38 चल रहा है, बिल्कुल पता बेटा, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इंडेस 36 का करा रहा हूँ। इंडेस 36 ये कहता है तीन ऐसी असेट है जिनका हमें एनुअल इंपेयरमेंट करना होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडिकेटर है या नहीं है। एक, इंटेंजिबल असेट हैविंग इनडिफाइनाइट यूजफुल लाइफ। सेकंड सर इंटेंजिबल असेट सर जो अभी यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। और थर्ड गुडविल अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक जी सर। तो अगर मान लो मेरे पास इंटेंजिबल सेट है जो इनडिफाइनाइट यूजफुल लाइफ है, ठीक, तो सर हम उसे एमोटाइज नहीं करेंगे सर, उसका एनुअल इंपेयरमेंट करेंगे। एक बात और सर, देखिए इंडिया 36 ये कहता है कि आप इंपेयरमेंट तब करेंगे जब इंडिकेटर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक जी सर। एक सेकंड सर तीन असेट को हम एनुअल इंपेयर करेंगे, तो इसका मतलब क्या है सर, जो इंटेंजिबल असेट है इनडिफाइनाइट यूजफुल लाइफ वाली, सर उसका दो बार इंपेयरमेंट हो सकता है, एक एनुअली एक इंडिकेटर एग्जिस्ट होने की वजह से। ठीक जी सर। सर देखिए क्या होता है, अगर एंटिटी कोई एक्सपेंडिचर इनकर करती है तो सर या तो वो एक्सपेंडिचर असेट की डेफिनेशन क्वालिफाई करेगा इंटेंजिबल असेट की, नहीं तो सर उसे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। सर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफरमेंट। ठीक जी सर। ऐसे एक्सपेंडिचर सर कौन कौन से हो सकते हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, आपका सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो सकता है, सर आपका बिजनेस को रिलोकेट सेटअप एक्सपेंडिचर हो सकता है, सर एक्सपेंडिचर इनकम ऑन लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक जी सर। अब यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि सर एक बात बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपने अभी अभी कराया था पहले, मैं आपको बता दूं नहीं कराया था सर, आपने कराया था, ये देखिए ये करा रखा बेटा, ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहां मैंने कॉन्सेप्ट कराया था कि अगर मान लो
डेवलपमेंट फेज पे जब आप अमाउंट कैपिटलाइज करते हैं, अगर मान लो सर डेवलपमेंट फेज पे आप अमाउंट कैपिटलाइज करते हैं, ठीक जी सर, तो सर उस एक्सपेंडिचर में ये वाला अमाउंट नहीं आएगा। अच्छा, डेवलपमेंट फेज के कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर में ये वाला अमाउंट नहीं आएगा। यहां मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि सर अगर असेट की डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं होती तो सर आप उसे खर्चा मानेंगे। जैसे सर ये कुछ खर्चे होते हैं जिससे असेट नहीं बनती, तो आप इसे क्या करेंगे सर? सर इसे आप इंडियन अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक जी सर। सर एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए सर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है सर, जैसे मान लो मैंने एसी की सर्विस ली 4 ईयर के लिए, ठीक है जी सर, 2 ईयर के लिए मान लेते हैं, हर 6 मंथ में, ठीक जी सर, आपका ईयर 1 ईयर 2। अब सर एसी की सर्विस के लिए मेरे को 4000 पे करने थे, तो मैंने क्या किया सर, यहाँ पे सर 31 मार्च को ही नेक्स्ट 2 ईयर के लिए सर एसी की सर्विस के पैसे पे कर दिए, तो सर ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक जी सर। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंडिचर सर आपका इंटेंजिबल सेट नहीं होता, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंडिचर सर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको आपने इनकर कर दिया, बट सर सर्विस नहीं लिया आपने, मतलब आपने, ऐसे बोलता हूँ, आपने एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट पेमेंट कर दी बट एक्सपेंडिचर इनकर नहीं हुआ सर, आपने अभी सर्विस या गुड्स एक्वायर नहीं किए, ठीक जी सर। तो सर हम इसे प्रीपेड एक्सपेंसेस को एज ए असेट के रूप में दिखाते हैं, ठीक। चलिए, हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, किसी भी एंटिटी की सबसे स्ट्रॉन्ग असेट जो होती है वो उसके एम्प्लॉय होते हैं, और सर्विस सेक्टर तो सर टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉय के ऊपर ना। अब जैसे मान लो सर एक हॉस्पिटल है, उसकी वैल्यू कैसे होगी सर? इस बेस पे होगी कि वहाँ जो डॉक्टर है वो कितने क्वालिफाई हैं, डॉक्टर कैसे हैं, ठीक जी सर। सर मान लो एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, तो उसका वैल्यूएशन सर कैसे होगा सर? सर उसके एम्प्लॉय जो है सर किस लेवल तक का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअली सर वो कितने इंटेलिजेंट है, ठीक जी सर। तो किसी भी एंटिटी का सर, किसी भी एंटिटी की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है ना सर, वो है आपका उसके एम्प्लॉय, ठीक जी सर। लेकिन सर एंटिटी ना सर एम्प्लॉय को, स्टाफ कोस्ट को सर कैपिटलाइज नहीं करती, स्टाफ को सर एज ए असेट नहीं दिखाती। उसके दो रीजन है, एक तो सर जो स्टाफ है सर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता सर, होता कंट्रोल, मैंने कहा कैसे सर? हमने सर एग्रीमेंट कर लिया कि एम्प्लॉय 5 साल से पहले छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन सर वो जो काम करेगा क्या क्वालिटी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके ऊपर कंट्रोल होगा नहीं सर। तो एक तो सर कंट्रोल नहीं होता, सेकंड सर जो वैल्यूएशन है ना सर वो रिलायबल नहीं हो पाएगा, ठीक। इसलिए सर हम लोग स्टाफ को कभी भी असेट रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, अमाउंट कैपिटलाइज नहीं करते। सर ये जो इंड एस है सर, ये आपका इंटेंजिबल सेट के ऊपर अप्लाई है, लेकिन सर कुछ ऐसी सेट है सर जो आपके इस इंड एस में नहीं आएंगी सर, दूसरे इंड एस में आ जाएंगी। जैसे सर सबसे पहले कहता है कि ये स्टैंडर्ड सर अप्लाई है ऑल इंटेंजिबल सेट पे एक्सेप्ट उन इंटेंजिबल सेट को छोड़कर सर जो दूसरे इंडेस में कवर है। जैसे आपका इंटेंजिबल सेट सर आपका हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इंडेस 2 आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स असेट सर आपका इंडेस 12 आ जाएगा, लीज सर आपका इंडेस 16 आ जाएगा, ठीक जी सर। सर आपका असेट राइज हुई है सर एम्प्लॉय बेनिफिट से सर 19 आ जाएगा, फाइनेंशियल असेट सर 32 आ जाएगा, गुडविल अराइज इन बिजनेस कॉम्बिनेशन सर, हालांकि इंटेंजिबल सेट है लेकिन IFRS 3 में कवर होगी, ठीक जी सर, मतलब इंडेस 103 में कवर होगी। सर डेफर्ड एक्विजिशन कॉस्ट एंड इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंड एस 104 जो कि सिलेबस में नहीं है। नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट सर क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, मतलब सर अगर इंटेंजिबल एसेट नॉन करंट है और उसे हमने क्लासिफाई कर रखा है एज हेल्ड फॉर सेल तो इंड एस 105 में आ जाएगा, ठीक जी सर। सर असेट राइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर सर आपका इंड एस 115 में आ जाएगा। जैसे मान लो सर हम बिल्डर हैं और हम बिल्डिंगें बना के बेचते हैं, ठीक जी सर। अब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में सर 3 साल लगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, रिवेन्यू को ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर रिकॉर्ड करते हैं, और सर जो हमने कॉस्ट इनकर की सर उसे भी क्या करते हैं ओवर द 3 ईयर एमोटाइज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सर डिटेल में डिस्कस करेंगे इंड एस 115 में, ठीक जी सर। फाइनेंशियल एसेट सर आपका इंड एस 32, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवोल्यूशन एसेट सर आपका इंड एस 106। सर अगर आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया डेवलपमेंट पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ आपका मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्स के ऊपर, ठीक जी सर। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का मतलब है कि सर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे। सबसे पहले सर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करेंगे कि इंटेंजिबल सेट को आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक जी सर। सेकंड, अगर सर हमने रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो किया तो हमने क्या किया होगा सर? सर असेट की फेयर वैल्यू कैलकुलेट की होगी। अब सर फेयर वैल्यू के लिए सर हमने एक एक्सपर्ट मान लो अपॉइंट कर रखा, ठीक है। तो एक्सपर्ट ने सर क्या किया होगा, बड़ी सारी एजम्पशन ली होगी, तो आपने वो एजम्पशन डिस्क्लोज करनी है। सर आप क्या करेंगे, एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें सर इंटेंजिबल सेट का ओपनिंग बैलेंस है, एडिशन है, डिलीशन है, एमोटाइजेशन है, इंपेयरमेंट लॉस है, रिवैल्यूएशन है, वो सब आ जाएगा, ठीक जी सर। सर अगर इंटेंजिबल असेट इन डिफाइनाइट यूजफुल लाइफ रखती है तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसे अलग से डिस्क्लोज करेंगे, ठीक जी सर। इसी के साथ सर इंड एस 38 का रिवीजन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।